उत्तराखंड बोर्ड के सभी बच्चों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। और इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के लिए आप वीडियो लेकर आए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का एक सैंपल पेपर बोर्ड ने जारी किया है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मतलब सैंपल पेपर बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया है। इस पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वर्ष 2026 की जो परीक्षा होने वाली है, बोर्ड की परीक्षा, उसमें किस प्रकार का पेपर का प्रारूप रहने वाला है, किस प्रकार का पेपर आने वाला है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में बोर्ड के द्वारा जो 2 सेट पॉलिटिकल साइंस के वेबसाइट पर डाले गए हैं, उसमें से हम पहले सेट को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। थोड़ा उसको समझेंगे और थोड़ा प्रश्नों के उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दूंगा तो आप परीक्षा में उसको थोड़ा सा बढ़ा करके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आपके पेपर में कुल 26 प्रश्न रहने वाले हैं और इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है वो बहुविकल्पीय है, मतलब उसके 4-4 विकल्प आपको उत्तर दिए रहेंगे, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना होगा। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जिनके एक निश्चित उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 6 से 12 तक 8 से 12 तक का जो है वो 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है और 13 से 20 तक जो प्रश्न है वो 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 21 से 25वां जो प्रश्न है वो 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और जो 26वां प्रश्न है वो केस आधारित केस स्टडी वाला प्रश्न है, जो कि आपको एक अनुच्छेद पढ़ करके उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है क वाला, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जो नायक थे वो थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जार शासन को समाप्त किया और सोवियत शासन की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में यह स्थापना हुई थी। ये वाला इसका सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि बांग्लादेश का स्वतंत्र होना किस घटना से जुड़ा हुआ है? ये 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर क्यों दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, जो कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस हैं, उनको वीटो शक्ति इसलिए दी गई थी कि विश्व में शक्ति संतुलन बना रहे और बड़े राष्ट्रों की सहमति के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था, इसलिए पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक दल के प्रभुत्व के दौर को लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों नहीं माना गया? तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विपक्ष मौजूद था और चुनाव जो है स्वतंत्र थे। तो भारत में प्रारंभिक वर्षों में एक दल मुख्य रूप से कौन सा था? कांग्रेस का प्रभुत्व था, और लेकिन विपक्षी दल मौजूद थे और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते थे, इसलिए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, क्योंकि इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। आजाद हिंद फौज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ नारे ने किस प्रकार की रणनीति को जन्म दिया? तो ये जो थी करिश्माई नेतृत्व केंद्रित राजनीति, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका
सही होगा। तो 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और इस नारे ने चुनाव को व्यक्तित्व केंद्रित और करिश्माई नेतृत्व आधारित बना दिया, जहां चुनावी अभियान पार्टी से अधिक नेता के व्यक्तित्व पर केंद्रित हो गए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अभिकथन और कारण आर से संबंधित है। यहां पर आपको चिन्हित करना है कि कौन सा सही होगा। यहां पर अभिकथन ए दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। दूसरा दिया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलती है। देखिए दोनों ही सही है, दोनों ही पंक्तियां सही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता है जिससे द्विध्रुवीय हिमखंड एवं ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे क्या होगा, समुद्र में जल की मात्रा बढ़ती है और जल स्तर ऊपर उठता है। कारण और अभिकथन दोनों ही सही हैं। तो दोनों सही हैं, तो यहां पर ऑप्शन 1 है, इसमें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी अभिकथन और कारण दिया गया है। भारतीय राजनीति में गठबंधन युग लोकतांत्रिक विविधता का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। इससे विभिन्न राज्यों और समुदायों को नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर मिला भी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों के दोनों सही है। भारत में गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दलों और विभिन्न समुदायों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे लोकतांत्रिक विविधता मजबूत होती है। इसलिए कारण और अभिकथन दोनों सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर भी यही वाला हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, परमाणु अप्रसार समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण का छोटे व्यवसाय पर पड़ने वाला कोई एक प्रभाव बताना है। तो मित्रों, वैश्वीकरण के कारण छोटे व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, उनसे टक्कर उनकी हो जाती है। और दूसरा, यदि वैश्वीकरण के कारण स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को क्षति पहुंच रही है तो क्या करना चाहिए? यह क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चौथा प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में अपनी स्थानीय भाषा, कला, खान पान और पारंपरिक परंपराओं के संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयास करने चाहिए तथा सरकार को सांस्कृतिक सुरक्षा की नीतियां भी बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था? तो नेता का नाम आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी भी कहा जाता है। छठा प्रश्न हमारा है कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा समझौता किया? तो ये राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी राज्य में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो किस प्रकार की सरकार बनने की संभावना होगी? तो वहां बनेगी गठबंधन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों, आसियान शैली का अर्थ है सदस्य देशों के बीच अनौपचारिक, टकराव मुक्त और सहकारी कार्यप्रणाली। इसमें सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लेने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि कोई देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के विरोध के बावजूद हमला करता है तो अन्य सदस्य देशों को क्या कदम उठाने चाहिए? तो अन्य जो सदस्य देश हैं उनको संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहिए, कूटनीतिक संबंधों में कटौती करनी चाहिए, आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए और शांति बहाली के लिए सामूहिक सुरक्षा का सहारा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वैश्विक ताप वृद्धि मनुष्य के लिए संकट क्यों है? तो वैश्विक ताप वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, उसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा भी बढ़ रहा है। यह मौसम चक्र को अनियमित कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है और जिससे क्या हो रहा है, जिससे कृषि उत्पादन और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया?
तो प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, टेलीफोन और परिवहन ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है और इसने सूचना, सेवाओं और वस्तुओं के आदान प्रदान की गति को बहुत तेज कर दिया है। जिससे क्या हुआ? जिससे वैश्विक बाजार का एकीकरण संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान क्या है? तो 1944 में भारत के कुछ अग्रणी उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव बॉम्बे प्लान है, जिसमें भविष्य की भारत सरकार के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? आसियान का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को तेज करना है। इसके साथ ही यह क्षेत्र में सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार बनाए रखा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के सुधारों की मांग क्यों हो रही है? तो संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग मुख्य रूप से इसकी संरचना को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने के लिए की जा रही है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या सीमित है, जो 1945 की वैश्विक स्थिति को दर्शाती है। तो विकासशील देशों का मानना यह है कि बदलती वैश्विक राजनीति के साथ सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक है, ताकि वैश्विक प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके। प्रश्न संख्या 15 में भारत की पर्यावरण नीति का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें भारत की पर्यावरण नीति वैश्विक प्रयासों के साथ समन्वय और स्थानीय संरक्षण का मिश्रण है। तो भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे पेरिस समझौता का पालन करता है। इसके साथ ही भारत वनीकरण, नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम भी लागू करता है। 16वां प्रश्न है कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति क्यों बनी? क्या कारण था? तो इसका कारण था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व बना रहा, क्योंकि यह स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख विरासत थी। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल होने वाली पार्टी थी। तो कांग्रेस एक व्यापक वैचारिक गठबंधन थी, जिसमें विभिन्न वर्ग, जाति और धर्म के लोग शामिल थे। तो विपक्ष का उस समय बिखरा हुआ रूप था, विपक्ष बिखरा हुआ था। तो और कांग्रेस के पास करिश्माई नेतृत्व नेहरू जी का होना इसके मुख्य कारण थे। अगला प्रश्न आता है कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है? तो मित्रों, जब 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारी जीत हुई, तो इसने कांग्रेस की खोई हुई साख और प्रभुत्व को बहाल कर दिया। फिर से कांग्रेस सत्ता में प्रमुख रूप से उभर कर आई। तो इसे ही कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कहा जाता है, जिसमें पार्टी पुनः एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आई। तो इसे कहा जाता है कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। अगला प्रश्न आता है कि 1975 में देश में आपातकाल लगाने की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। तो कैसे आपातकाल किन स्थितियों में लगा? तो आपातकाल की पृष्ठभूमि में आर्थिक संकट, तेल की कीमतें, बेरोजगारी, गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव प्रमुख थे, इसके जो कारण थे। और दूसरा जो कारण था वो जयप्रकाश नारायण जो जेपी जी थे, उनका संपूर्ण क्रांति का नारा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना, ये तत्काल कारण बने कि जिससे कि आपातकाल लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में गठबंधन राजनीति को सफल बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो गठबंधन की राजनीति की सफलता के लिए पार्टियों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम का होना आवश्यक है। साथ ही
आपसी समन्वय समितियों का गठन, मतभेदों को सार्वजनिक करने के बजाय बातचीत से हल करना चाहिए और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करना इसे अधिक स्थिर बनाता है। तो मित्रों, यहाँ पर जो प्रश्न है थोड़ा बड़ा आपको लिखना है। मैंने छोटा आपको गाइडेंस करने के लिए दिया गया है, तो आप इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मंडल आयोग 1990 ने पिछड़ी जातियों ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश की, 27% आरक्षण की सिफारिश की, और जिससे भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय का मुद्दा मुख्यधारा में आया। इसने जातियों के आधार पर राजनीतिक लामबंदी को जन्म दिया और कई क्षेत्रीय दलों का इससे उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शॉक थेरेपी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। तो शॉक थेरेपी के सकारात्मक प्रभाव, तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के देशों में निजी स्वामित्व और मुक्त व्यापार को अपनाया गया। इसने क्या किया, इसने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बाजार से जोड़ने का काम किया। इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं, इस प्रक्रिया ने रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और अधिकांश नागरिकों को गरीबी में धकेल दिया। इससे क्या हुआ, रूस की मुद्रा जो रूबल थी के मूल्य में भारी गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई और सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त होने से खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया। मैं बहुत छोटे छोटे उत्तर आपको बता रहा हूं, आप उनको बड़ा अवश्य कीजिएगा। अब यहां पर आता है अथवा। अथवा मतलब आपको ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर लीजिए। प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध के दौर के संघर्षों की समाप्ति हुई और वैचारिक युद्ध का अंत हुआ। दूसरा, शक्ति संबंधों में बदलाव आया जिससे विश्व द्विध्रुवीय से एक ध्रुवीय अमेरिकी वर्चस्व बन गया। तीसरा, अनेक देशों का इसके बाद नए देश बने, नए देशों का उदय हुआ, जिनमें से कई देशों ने नाटो जैसे संगठनों में शामिल होने का विकल्प चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको ये नहीं आता तो अथवा करके इन्होंने दे रखा, भारत और बांग्लादेश के संबंधों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो किन्हीं दो में से कोई एक का आपको करना है। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देता हूं, आप इसको विस्तृत कर सकते हैं। विस्तृत वर्णन आप खुद कीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के संबंध, तो स्वतंत्रता के बाद से ही दोनों देशों के संबंध कश्मीर मुद्दे, सीमा विवाद और आतंकवाद के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के बीच 4 बड़े युद्ध हुए हैं। एक तो देश आजादी के टाइम ही हो गया था 1947 में, फिर 1965 में, फिर 1971 में, और जो 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई, वो 4 युद्ध हुए हैं। ये अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं, बड़ी लड़ाइयां। हालांकि सिंधु जल संधि जैसे कई समझौतों और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया गया है। अथवा, आप अथवा वाला प्रश्न करते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध में, तो 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध सामान्यतः सहयोगात्मक रहे हैं, क्योंकि भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो दोनों देश आर्थिक सहयोग, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मिलकर कार्य करते रहे हैं और गंगा जल बंटवारे, सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी निरंतर वार्ता जारी रहती है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पारंपरिक सुरक्षा के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करते समय किन किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए, या अथवा करके दे रखा। ये नहीं आता तो ये वाला आप कर लीजिएगा। आतंकवाद को समकालीन सुरक्षा चुनौती के रूप में देखते हुए देशों को अपनी सुरक्षा नीति में क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं पारंपरिक सुरक्षा नीति के कारक। तो सुरक्षा नीति तैयार करते समय देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सैन्य शक्ति का सुदृढ़ीकरण और गठबंधन बनाना इसमें महत्वपूर्ण है। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के खतरों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है।
अब हम बात करते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, आतंकवाद और सुरक्षा नीति। तो आतंकवाद को समकालीन सुरक्षा चुनौती मानकर देशों को सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? देशों को आतंकवाद के वित्त पोषण, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं? एक समन्वित सुरक्षा नीति के तहत कानूनी और कूटनीतिक दबाव का उपयोग भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? इस आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी? या आपको ये नहीं आता तो ये वाला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ? और हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासत के उदाहरण के साथ विस्तार से बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो 1953 में गठित इस आयोग का मुख्य कार्य क्या था? राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करना था। तो इसकी इसकी मुख्य सिफारिश थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया जाए, लेकिन यह केवल भाषा ही नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखें। अब जो देशी रियासतों का विलय, ये वाले प्रश्न पे आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कूटनीतिक और आवश्यक होने पर बलपूर्वक प्रयास किए। अब कुछ रियासतों का विलय का बताना है, तो हैदराबाद का है। तो यहाँ के जो शासक थे, निजाम जो थे, भारत में विलय के विरोध में थे। अंततः सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के माध्यम से विलय किया गया हैदराबाद का भारत में। फिर बात करते हैं हम जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ यहाँ के शासक ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया, लेकिन जनमत संग्रह के द्वारा जनता की इच्छा के अनुरूप भारत में इसका विलय हुआ जूनागढ़ का। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होने का निर्णय किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य क्या है और इस नीति के माध्यम से भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार मजबूत किया है। या अथवा करके क्वेश्चन दिया है, भारत की परमाणु नीति को समझाइए, इस नीति से भारत के वैश्विक स्थिति और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक्ट ईस्ट नीति। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों एशियान के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का विकास करना और उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जोड़ना भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब संबंधों का सुदृढ़ीकरण जो है, संबंधों का सुदृढ़ीकरण, भारत ने इन देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को बढ़ावा दिया, जो हाईवे है उसको बढ़ावा दिया। और सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुरक्षा सहयोग जैसे नौसैनिक अभ्यास के माध्यम से भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति के बारे में बताना है, तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं के सिद्धांत पर आधारित है। भारत परमाणु हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा में ही करेगा, यानी कि पहले नहीं करेगा, आत्मरक्षा में करेगा। तो वैश्विक स्थिति और सुरक्षा पर प्रभाव, इस नीति ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इससे क्या हुआ कि भारत की परमाणु क्षमता ने इसे सुरक्षा का कवच प्रदान किया है, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के संदर्भ में, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बना हुआ है। अब 26वें जो प्रश्न है, इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हजारिका का एक गीत एकता की विजय पर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को इस गीत में एक ही मां की 7 बेटियां कहा गया है। मेघालय अपने रास्ते गई, अरुणाचल भी अलग हुई और मिजोरम असम के द्वार पर
दूल्हे की तरह दूसरी बेटी से ब्याह कर रचाने को खड़ा है। इस गीत का अंत असमी लोगों की एकता को बनाए रखने के संकल्प के साथ होता है और इसमें समकालीन असम में मौजूद छोटी छोटी कौमों को भी अपने साथ एकजुट रखने की बात कही गई है। कर्बी और मिजिंग भाई बहन हमारे ही प्रियजन हैं। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद नीचे क ख ग 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। लेखक यहाँ किस एकता की बात कर रहा है? दूसरा है पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के अन्य राज्य क्यों बनाए गए? और तीसरा है क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों के ऊपर एकता की यही बात लागू हो सकती है और क्यों? तो पहला प्रश्न है कि यहाँ किस एकता की बात की जा रही है? तो लेखक पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों के बीच मौजूद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक एकता की बात यहाँ पर कर रहा है। वह इस क्षेत्र को एक ही माँ की 7 बेटियों के समान मानता है, जो अलग होकर भी अपनी आपसी भाईचारे और साझा पहचान के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर इसमें जो दूसरा प्रश्न है कि पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के अन्य राज्य क्यों बनाए गए? तो क्या हुआ कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को बनाने का मुख्य कारण वहां के विभिन्न जनजातीय समूहों और समुदायों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भाषा और राजनीतिक आकांक्षाओं की रक्षा करना था। क्षेत्रीय विकास की गति को विकास को गति देने और स्थानीय लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक माना गया। और इससे क्या हुआ कि ये जो राज्य हैं, कुछ नए राज्य पुनर्गठन हुए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम के साथ नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। तो ये कुछ राज्य नए उभर कर आए, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों के ऊपर एकता यही बात लागू होती है और क्यों? तो हाँ, बिल्कुल लगता है। यह सिद्धांत भारत के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है क्योंकि भारत विविधता में एकता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है ना? इसका कारण है कि जैसे पूर्वोत्तर की विभिन्न संस्कृतियां भारत के अभिन्न अंग हैं, वैसे ही दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में भारत की अपनी विशिष्ट पहचान है। राष्ट्रीय एकता का आधार यह नहीं है कि हम सब एक जैसे दिखें या बोलें, बल्कि यह है कि हम अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में साथ मिलकर रहें। तो मित्रों, यह था हमारा उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक सैंपल पेपर, एक मॉडल पेपर। इस प्रकार का पेपर आ सकता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। तो बोर्ड ने ये एक मॉडल दिया है पेपर का, तो इसको हमने हल करने का यहाँ पर प्रयास किया। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।